Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Hope you all are healthy and taking care of yourself. Okay. So follow the instructions of the state Yes, sir. governments properly and take care of yourself also and your family members also. And some of you have joined the lecture of Ayu Samvad also, how the Ayurveda can help to take care of yourself in this situation. So let's start for our Padartha Vigyan lecture today. Especially in the last lecture, हमने देखा था कि वहां पे पदार्थों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनकी व्याख्या और आयुर्वेद का विशिष्ट पद्धति से उसके ऊपर जो दृष्टिकोण है, जैसे चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में ही 6 पदार्थों की गणना, उसको षट कारणवाद भी कहते हैं। और उन पदार्थों का वर्णन करने के बाद पहले ही अध्याय में इति उक्तम कारणम ऐसा उल्लेख करके यहाँ तक कारणों की या कारण पदार्थों की हमने चर्चा की। इस प्रकार से चरकाचार्य वहां पे एक्सप्लेन करते हैं और आगे लिखते हैं कार्यम इह उच्यते। तो कार्य जो होगा वो चिकित्सा कार्य होगा और चिकित्सा कार्य करने के लिए इन 6 पदार्थों को जानना अनिवार्य है। और द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये वैशेषिकोक्त क्रम है या हम कहेंगे दर्शनकारों का क्रम है। किंतु आयुर्वेद आचार्य जो है वही क्रम चरकाचार्य बताते हैं, सामान्य, विषय, विशेष, समवाय और फिर आगे द्रव्य, गुण, कर्म, इस पद्धति से। एक्चुअली सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय वो आखिर में बताते हैं, तो उनको भी हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी जुड़ेंगे तब तक हमने ये पार्श्वभूमि देखी। लगभग हमारे 30 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर। तो यहाँ पे हम दूसरा मुद्दा जो आयुर्वेद या दर्शन निरूपण था वह हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया। अब इससे आगे द्रव्य विज्ञान को हम देख रहे हैं। अब द्रव्य विज्ञान में विशेषतः ये 3 नंबर मुद्दा है, पेपर फर्स्ट पार्ट ए, 3 नंबर पॉइंट, उसमें से 3.1 जो है वो आज के लेक्चर है हम विस्तार से देखेंगे। तो 3.1 में द्रव्य का लक्षण, लक्षण यानी क्या, व्याख्या या डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन किस पद्धति से किया है और उसकी संख्या, इनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आशा है आपसे कुछ शंकाएं रहेंगी तो इसी लिंक में हम दोबारा जुड़ेंगे। ओके, तो चलिए, ये जो पॉइंट नंबर हमारा सिलेबस का 3 है उसमें हमने क्या क्या देखना है वो देखिए। तो इसीलिए हम बार बार पदार्थों की जो चर्चा कर रहे थे, हमारे फर्स्ट लेक्चर से हम ये देख रहे हैं कि द्रव्य, इसमें से विशेषतः द्रव्य जो है वो 9 द्रव्य है, पंचमहाभूत, मन, काल, दिशा और आत्मा। इन सभी का जो है वो 3 नंबर पॉइंट में हमें विस्तार से अभ्यास करना है। और फिर आगे सेकंड पेपर में परीक्षा विधि, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण और फिर शब्द प्रमाण, इनके बारे में हमने विस्तार से देखना है। तो आज हम देख रहे हैं 3.1 लक्षण, क्लासिफिकेशन, एनुमरेशन ऑफ द्रव्य। तो चलिए, थोड़ा बैंडविड्थ अच्छी मिलने के लिए वीडियो बंद कर देता हूं। अब षट पदार्थ जो हमने अभी प्रस्तावना में देखा, तो 6 होने की वजह से उसको षट पदार्थ कहते हैं या षट कारणवाद भी इसे कुछ लोग कहते हैं। तो इन दोनों कारणों से, दोनों पद्धति से ये प्रश्न आपको एसएक्यू में पूछा जा सकता है। बहुत प्राथमिक और सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत बार इसको पूछा गया है। तो जैसे मैंने बताया, वैशेषिक दर्शनकार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इस पद्धति से 6 पदार्थ बताते हैं
और प्रशस्त पाद जो वैशेषिक दर्शन के टीकाकार है या फॉलोअर है, उन्होंने वैशेषिक सूत्र ग्रंथ के ऊपर प्रशस्त पाद भाष्य नामक टीका लिखी, ये हमने देखा है। वो क्या करते हैं, अभाव नामक एक सत्वा पदार्थ जो है उसमें ऐड कर देते हैं, ये हमने पहले देख चुके हैं। अब चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय की चर्चा जो हमने प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन में अभी की, तो क्रम जो है वो 6 पदार्थ ही बताते हैं जो मूल वैशेषिक सूत्र में बताए गए हैं, लेकिन दोनों दर्शनों की, दोनों शास्त्रों की प्रयोजन जो है वो अलग अलग है, इसीलिए क्रम जो है वो बदल गया। तो सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तद ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिताः। तो ये पैंडेमिक की वजह से हमारी विवशता है, विद्यार्थियों की भी और हमारे अध्यापकों की भी, उनमें से मैं भी एक हूँ, कि आप सामने नहीं हो, ऑनलाइन के माध्यम से हम सीख रहे हैं। इसलिए मैं जो सामने चीजें बताता हूँ वो ज्यादा से ज्यादा आपको ऑनलाइन में भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने जो परीक्षा के लिए तैयारी करनी है उसके लिए पदार्थ विज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों के ही बारे में कम से कम एक व्याख्या दार्शनिक ग्रंथों में से हमने उस विषय की करनी है, और एक व्याख्या कंठस्थ करनी है हमने आयुर्वेद विशेष ग्रंथ की, जैसे चरक सुश्रुत इत्यादि। ठीक है, तो ये आप मन में ठान लीजिए कि हमें 2 व्याख्याएं हर जगह करनी ही है। उसमें से एक दर्शन शास्त्रों में से होगी, जैसे तर्क संग्रह में से होगी, आधारभूत ग्रंथों में से, या सांख्य कारिका में से होगी, और उससे संबंधित जो आयुर्वेद विशिष्ट ग्रंथ है, हमारे उपजीव्य ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय संहिता या अन्य लघुत्रयी भी, उनमें से अगर जहां जहां आवश्यक जो विषय है वो आपने कंठस्थ करना है। विशेषतः व्याख्या तो 2-2 आपने कम से कम करनी ही है, तो इसीलिए 2 सूत्र आपके सामने हैं, इनको कंठस्थ आप कर लीजिए। तो सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म, ये क्रम जो है वो क्यों इस पद्धति से है, तो हमने पदार्थों की चर्चा करते वक्त ये देखा कि प्रयोजन भिन्नता है। आयुर्वेद का प्रयोजन जो है वो चिकित्सा है, और चिकित्सा और स्वास्थ्य रक्षण, ये द्विविध प्रयोजन होने की वजह से उनके लिए पहले सामान्य विशेष इनको जानना आवश्यक है, क्योंकि ये चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत है। अपना जो स्वस्थ वृत्त रहेगा, यानी दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनके विषय में भी हमें सामान्य विशेष का पहले महत्व जानना जरूरी है, और फिर गुण द्रव्य और कर्म। ठीक है, तो आश्रयी पद्धति से भी हमने इसको जाना था। ये सामान्य विशेष समवाय, ये 3 पदार्थ आश्रयी है, और द्रव्य गुण कर्म ये आश्रय है। पिछली बार एक विद्यार्थिनी जो थे उसने प्रश्न भी पूछा था आश्रय और आश्रयी के बारे में, इसीलिए आपको दोबारा रिमाइंड किया। ओके, सो देवानंद, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर यस प्लीज। सर द्रव्य द्रव्य आणि द्रव याच्यामध्ये डिफरन्स आहे ना? यस डेफिनेटली, वो आपको आगे जानेंगे हम। द्रव जो है यानी लिक्विड जो है, द्रवत्व ये गुण है, हाँ और द्रव्य जो है वो पदार्थ है। हाँ ठीक है, तो आगे देखने वाले हैं हम। ओके बेटा, ओके, ओके थैंक यू। तो अब शुरू करेंगे सबसे पहले द्रव्य की निरुक्ति। निरुक्ति जो है वो भाषा की दृष्टि से बताई जाती है, और हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा में कोई एक धातु होता है, तो ध्रुव, ध्रुव जो है ये धातु है, और उसका ध्रुव गतौ, ध्रुव नहीं होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, DRU कर दीजिए यहाँ पे, ध्रुव गतौ धातु, उसको यत प्रत्यय लगने के बाद द्रव्य शब्द तैयार होता है, और उसका मूल अर्थ होता है गति, ज्ञान, गमन या प्राप्ति। तो ये लिटरेरी उसका वर्णन है। कभी कभी पूछा जा सकता है निरुक्ति, निरुक्ति यानी वो भाषा दृष्टि से शब्द कैसे तैयार हुआ है। अब ये निरुक्ति है, इसको व्याख्या में हम ज्यादा से ज्यादा समझने का कोशिश करेंगे। द्रव्य का लक्षण या व्याख्या या डेफिनेशन। लक्षण शब्द जो है वो व्याख्या और डेफिनेशन का सिनोनिम के तौर पे हमें
हर जगह दिखता है, संस्कृत पारिभाषिक शब्द है। तो सबसे पहले हमने चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय आई जो व्याख्या है उसको देखेंगे। यत्र आश्रिताः कर्मगुणाः कारणम समवायी यत्तद् द्रव्यम, यानी जिसमें आश्रित है कौन, कर्म और गुण। ठीक है, जिसमें आश्रित है कर्म और गुण और जो समवायी कारण है। ओके, समवायी कारण किस चीज का है, गुण और कर्म उसमें इनसेपरेबल रिलेशनशिप से रहते हैं। तो समवाय यानी अटूट संबंध, इनसेपरेबल रिलेशन। तो कर्म और गुणों का आश्रित जो पदार्थ होता है वह, और जो कर्म और गुण उसमें समवाय संबंध से रहते हैं, ऐसे पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। इज डिफाइंड एज द्रव्य और इज नोन एज द्रव्य। अब इसको समझेंगे। हमेशा मिर्ची का उदाहरण देता हूं और कल प्रयास करके मैंने स्लाइड्स बनाते वक्त आपको आयुर्वेद की एक वनस्पति का भी परिचय हो जाएगा, और इसी के लिए हम देख रहे हैं, ये आप जान सकते हो। आगे जाके जो द्रव्य गुण विज्ञान विषय है दूसरे वर्ष में, उसमें फार्माकोलॉजी जिसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो, उसमें हमने हर एक द्रव्य का गुण, कर्म और उसके जो कार्य और उसकी रोगग्नता है उसको देखना है विभिन्न पद्धति से। तो ये एक आपके सामने एक श्लोक है, देखिए। और वो विशेषतः इस पद्धति से भाव प्रकाश नामक जो लघुत्रयी में से ग्रंथ है उसमें विभिन्न वनौषधिया या जो औषधि तत्व जिनमें है ऐसे वनस्पतियों का वर्णन है। तो इस पिंपली या पिप्पली, जिसे मराठी में पिंपड़ी कहते हैं, उसका लैटिन नेम या बॉटनिकल नेम पाइपर लॉन्गम है, उसका उदाहरण द्रव्य के स्वरूप में मैं ले रहा हूं। तो पिप्पली एक द्रव्य है और सूखने के बाद ये फ्रूट होते हैं, ये बेला होती है, वेल असते ही मराठी भाषेत सांगायचं तर दिस आर दे फ्रूट्स, उपयुक्त अंग, यानी जिसमें औषधि तत्व ज्यादा है उस वनस्पति का, ऐसा द्रव्य है, उसका उपयोगी भाग है फल। तो ये फ्रूट्स है, ये सूखने के बाद ऐसे दिखते हैं। तो पिप्पली द्रव्य में गुण कौन से होते हैं, लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण भी गुण होता है उसमें। तो ये उसके गुण हो गए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बताता हूं। देखिए, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले गुण। तो लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण गुण कौन से द्रव्य में रहते हैं, तो पिप्पली द्रव्य में रहते हैं। ठीक है, अब उसका कर्म क्या है, यानी वो कार्य क्या करता है द्रव्य। ठीक है, तो वो कार्य क्या करता है, देखिए यहाँ पे विशेषतः वात शामक, कफ शामक और पित्तवर्धक। ये कर्म क्या है उसके, वात दोष को कम करता है, कफ दोष को कम करता है, ठीक है, और पित्त दोष को बढ़ाता है। तो एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं समझने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, प्रतिशाय जिसे कहते हैं, यानी रनिंग नोज सिंपल इंग्लिश में, राइनाइटिस तकलीफ है, तो उसको पिप्पली का चूर्ण आप शहद के साथ यानी हनी के साथ अगर दे दे 2 से 3 ग्राम मात्रा में सुबह शाम, तो उसका कफ जो है वो कम होता है। ठीक है, तो इस पद्धति से आगे हम द्रव्यों को देखने वाले हैं। मैंने सिंपल पद्धति से आपको फर्स्ट ईयर के तौर पे इसको बताया। और ये जो लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण ये जो गुण है वो समवाय संबंध से उसमें होने चाहिए। ये जो उसका वात शामक, कफ शामक, पित्तवर्धक कार्य है, ये समवाय संबंध से उसमें होना चाहिए। किसमें, उस पदार्थ में, उसे द्रव्य कहते हैं। ये हो गई व्याख्या। 2 ही सेक्शन है इसमें, कर्म गुण उसमें आश्रित होते हैं और कर्म गुण जो है उसमें समवाय संबंध से रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आयुर्वेद विशिष्ट ग्रंथ यानी चरक सूत्र स्थान में उसकी व्याख्या या लक्षण जो बताया।
अब और प्रकार की व्याख्याएं अन्य ग्रंथों में से देखेंगे हम। तो उसमें से सुश्रुत संहिता में वही है, द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत् समवायी कारण। अब यहाँ पे द्रव्य पचेस क्रिया एंड गुण, यानी उसमें क्रिया और गुण रहते हैं, कर्म और गुण रहते हैं, और वह समवायी कारण है। किसका? क्रिया और गुण का, क्योंकि द्रव्य के सिवा कर्म और गुण हो ही नहीं सकते, इसलिए वो समवायी कारण है, अटूट संबंध उनमें रहता है। ठीक है। अब तर्क संग्रह जो ग्रंथ है उसमें व्याख्या आई है, द्रव्यत्वम जातिमत्वम गुणवत्वम समवायी कारणत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। यानी द्रव्य में क्या क्या होना चाहिए? द्रव्यत्व यानी उसकी जाति है, जाति यानी कास्ट नहीं, ये ग्रुप है, ओके, विशिष्ट ग्रुप है। गुणत्व, उसमें गुण होने चाहिए, और उसमें समवायित्व भी होना चाहिए। ठीक है, वो तो हमने आसानी से समझ लिया है, इसलिए हम आगे जाएंगे। अब चरकोपस्कार नामक टीका है चरक संहिता के ऊपर, योगेंद्रनाथ सेन जी ने लिखी है। उसमें से ये व्याख्या है, गुण कर्माश्रय समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। यानी द्रव्य क्या है? आश्रय है, और गुण कर्म क्या है? आश्रयी है। ठीक है, तो ये वो विस्तार से हमें बताते हैं कि वो क्या है? गुण और कर्म का आश्रय है द्रव्य। ठीक है, तो ये आश्रय शब्द आ गया। और गुण कर्म क्या है? द्रव्य में आश्रयी है, इसीलिए ये बड़ा सर्कल जो दिखाता है वो द्रव्य है, और उसमें आश्रित है गुण और कर्म। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इतनी सारी व्याख्याएं तो कैसे कंठस्थ करें? तो मैं आपको कम से कम ये जो पहली व्याख्या है, चत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी द्रव्यम, इसको आप कंठस्थ कर दीजिए। अगर आपको और कोई सिंपल डेफिनेशन, ये तर्क संग्रह में जो डेफिनेशन है वो काफी लंबी डेफिनेशन आपको लग सकती है, तो क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, जो वैशेषिक दर्शन की व्याख्या है वो मैंने यहाँ पे टाइप नहीं की है, उसको भी आप कंठस्थ कर सकते हो। ये दो व्याख्याएं कम से कम आपने कंठस्थ करनी चाहिए। अब देखिए, आपको अगर द्रव्य व्याख्या या द्रव्य लक्षण पूछा गया, और आपने बहुत बार विद्यार्थी पूछते हैं कि श्लोक या सूत्र कंठस्थ करे, रिसाइट करे या नहीं, तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं क्या, हिंदी में लिख सकते हैं क्या, मराठी में लिख सकते हैं? तो एनी रीजनल लैंग्वेज यू कैन यूज। आप संस्कृत व्याख्या लिख सकते हो, उसका जो आपको तात्पर्य या स्पष्टीकरण लिखना है वह आप हिंदी या मराठी में भी लिख सकते हो। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे रचना या क्रिया विषय है या अष्टांग हृदय विषय है, तो उसमें आपको अंग्रेजी भी कभी कभी लिखना आपका मनोदय होता है, हिंदी भी लिखूंगा, अंग्रेजी भी लिखूंगा, या फिर मराठी लिखने वाला कहता है मराठी भी लिखूंगा, अंग्रेजी भी लिखूंगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या? जरूर आप कर सकते हो ऐसा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आते हैं हमारा जो मेन मुद्दा था कि व्याख्या या मूल सूत्र जो है वो कंठस्थ करना आवश्यक है क्या। समझिए, द्रव्य लक्षण, ये प्रश्न आपको पूछा गया है एसएक्यू के लिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, और आप सिर्फ उसका मराठीकरण या मराठी उसका ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन लिखते हो या अंग्रेजी ट्रांसलेशन लिखते हो, तो आपको 3 में से ज्यादा 2 मार्क पड़ सकते हैं या 1.5 मार्क पड़ सकता है। लेकिन ये मैंने 2 आपको कम से कम व्याख्याएं कंठस्थ कीजिए कहा, उनके साथ अगर आप उसका तात्पर्य या उसका अर्थ लिखते हो, अनुवाद लिखते हो, और उसका कुछ और स्पष्टीकरण थोड़ा बहुत, तो आपको 3 में से 3 मार्क मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, व्याख्या आप कंठस्थ करें। इसलिए मैं हमेशा करता हूं कि कम से कम जो सूत्र है मूलभूत या महत्वपूर्ण, उसको आपने कंठस्थ करना आवश्यक है। तो ये जो मैंने अभी व्याख्या बताई, ये क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, ये व्याख्या, और पहले जो हमने देखी चरकाचार्य जी की यत्राश्रिता कर्म गुणाः कारणम समवायी द्रव्यम, ये 2 व्याख्याएं कम से कम आप पाठ या कंठस्थ कीजिए, मराठी मध्ये पाठ करा तुम्ही। अब आगे जाते हैं, दूसरा जो मुद्दा है वो है द्रव्य क्लासिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन, यानी द्रव्य का वर्गीकरण और उसकी संख्या।
तो संख्या जब उसकी हम तालिका देखेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। तो द्रव्य जो है उसको विभाजित जो किया है वो शास्त्र का प्रयोजन के अनुसार उस शास्त्र ने किया है या उस दर्शन ने किया है। जैसे द्रव्य इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स सच एज फर्स्ट कार्य और कारण। इन शब्दों का प्रयोग किया है वैशेषिक दर्शन में, विशेषतः तर्क संग्रह में, न्याय दर्शन में भी किया है, और चरकाचार्य भी इति उक्तम कारणम कार्यम यह उच्यते इस पद्धति से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कार्य और कारण ये मूल उसके विभाजन करके, मूल दो ग्रुप करके उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। उत्पत्ति भेद यानी द्रव्य जो उत्पन्न हुआ है वो क्या है, वो वनस्पति है, प्राणिज है, खनिज है या मैनमेड है, जिसे हम कृत्रिम कहते हैं। तो उसकी उत्पत्ति या निर्मिति किस पद्धति से हुई है, ये एक पॉइंट हो सकता है जिसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट है। प्रयोग भेद यानी उसका यूज हम किस लिए करने वाले हैं, उसका उपयोग किस लिए हम करने वाले हैं, खाने के लिए, औषधि के लिए, पीने के लिए, इस पद्धति से उपयोग भेद। आगे है चौथा क्लासिफिकेशन का पॉइंट, ऑन विच बेसिस दिस द्रव्याज आर क्लासिफाइड, दैट इज रस भेद। रस यानी क्या है, षड रस, उसकी टेस्ट कैसी की जाती है। रस गुण भी है, जैसा अभी एक मित्र ने पूछा, विद्यार्थी ने पूछा था कि द्रव और द्रव्य में क्या भिन्नता है। तो द्रव्य क्या है, मटेरियल है, साधारण भाषा में अंग्रेजी आपको बताऊं, और उस मटेरियल में रहने वाली जो प्रॉपर्टीज है, जो आयुर्वेद 41 बताता है, 41, वैशेषिक दर्शनकार 17 बताते हैं गुण, प्रशस्तपाद 7 उसमें जोड़ देते हैं, 24 गुण है। तो उन गुणों में से एक रस भी है। रस क्या है, तो जो हमें टंग के ऊपर, जिह्वा के ऊपर जो रस ज्ञान होता है, टेस्ट फील होती है, उसे रस कहते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय। तो उस पद्धति से भी द्रव्यों का भेद किया जा सकता है। अन्न पदार्थ है या औषधि द्रव्य है, वनस्पतियां हैं उनका, तो मधुर रस, मधुर स्कंध, अम्ल स्कंध, या लवण स्कंध यानी जो मीठे पदार्थ है या औषधि द्रव्य है उनका ग्रुप। जो अम्ल यानी मराठी भाषेमध्ये आंबट, सॉवर टेस्ट वाले जो भी द्रव्य है उनका ग्रुप। तो ये रसभेद वर्गीकरण इस पद्धति से हो सकता है। अब प्रभाव भेद, प्रभाव को आज मैं इतना ही आपको समझाऊं। द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, वो द्रव्य मधुर रसात्मक था इसलिए उसने कफ का वर्धन किया, वात का शमन किया, पित्त का शमन किया। इस पद्धति से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जिसका नहीं दिया जा सकता उसे प्रभाव कहते हैं। विशेषतः फॉर एग्जाम्पल प्रभाव का उदाहरण में एक देखा, वनस्पती है, एक नाम उसका है, मराठीमध्ये त्याला कळलावी म्हणतात, संस्कृत में या भाव प्रकाश में उसका नाम लांगली, इस पद्धति से है। अगर कोई डिलीवरी हो रही है यानी लेबर में पेशेंट कोई है और उसको थोड़ा कष्ट हो रहा है प्रसव में, और उसको अगर इस बेला को, जैसे मैंने अभी द्रव्य बताया लांगली या कड़लावी, उसको अगर आप नीचे की ओर उस स्त्री के रखे पाव की तरफ, तो उसका प्रभाव यह होता है कि डिलीवरी जो है वो आसान से हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसकी हेल्प मिलती है। अब देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस एंड दैट थिंग्स आर कॉल्ड एज प्रभाव। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत सुपरफिशियल आसान शब्दों में ये बता रहा हूं। प्रभाव बहुत डिटेल में सीखा जा सकता है, द्रव्य गुण विषय में आप उसको सीखने वाले। तो प्रभाव पद्धति से भी उसके भेद या क्लासिफिकेशन हो सकता है। आहार भेद, जो मुख्यतः चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय में आहारीय द्रव्यों के भिन्न भिन्न वर्ग या क्लासिफिकेशन किए हैं। कर्म भेद, जैसे ब्रूहन कर्म है और लंघन कर्म है। ब्रूहन यानी आपके सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, किसी का वजन कम है तो उसका वजन बढ़ाना है तो उसको ब्रूहन करना पड़ता है, और किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है, ओबेसिटी है, स्थौल्य है, उसको कम करना है तो उसको लंघन कर्म करना पड़ता है। ये पारिभाषिक शब्द है आयुर्वेद की चिकित्सा के, ये आपको
अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में भी आगे जाके द्विविध उपक्रमणीय अध्याय में मालूम, और सेकंड थर्ड ईयर में तो इसको डिटेल में आपने जानना है। अब ये द्रव्य का वर्गीकरण आपके सामने है। तो 36 विद्यार्थियों की संख्या है। 1-2 मिनट रुकिए, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ प्रेजेंटिंग के लिए। तो 36 विद्यार्थी उपस्थित है, इसका मतलब कितने विद्यार्थी हमारे अनुपस्थित है उनको आप एक बार दोहराइए। उन्होंने लेक्चर अटेंड करना अनिवार्य है। प्रेजेंटी अगर नहीं होगी, अटेंडेंस अगर नहीं होगा, तो उनको फॉर्म में दिक्कत आ सकती है, फॉर्म फिल करने में। और अपने आप में अगर वो अध्ययन कर रहे हैं, इसके द्रोणाचार्य के कौन शिष्य थे जो अपने आप में अध्ययन कर रहे थे? क्या नाम था उनका इतिहास में? महाभारत की कथा। यस, एकलव्य प्रतिष्ठान में अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया है तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उन्होंने अगर सुने हमारे लेक्चर्स, देखे हर एक अध्यापक के, तो उनको जरूर लाभ होगा, ये उनको समझाइए। चलिए हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। द्रव्य विज्ञान की हमने शुरुआत की है और उसके ऊपर हमने डेफिनेशन देखे और हम अभी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अब देखिए, और संख्या इसी में से अभी टेबल में हम चर्चा करेंगे, एन्यूमरेशन। तो द्रव्य के दो मूल भेद होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य क्या है? ये शब्द प्रयोग जो कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य या नित्य और अनित्य जो किया है, वो विशेषता न्याय वैशेषिक दर्शन ने किया है। कारण द्रव्य यानी जिन कारणों से या जिन द्रव्यों से कार्य उत्पन्न होता है, ऐसे कारण द्रव्य जो है उनको नित्य क्यों कहा है और कार्य द्रव्य को अनित्य क्यों कहा है? तो आपको एक सिंपल उदाहरण में दे देता हूं। मिट्टी है, तो मिट्टी में से ही घड़ा बनता है, तो मिट्टी कारण द्रव्य है, कार्य द्रव्य घड़ा है। तो कारण द्रव्य जो है, मिट्टी जो हमेशा है वो नित्य है, यानी वैसे के वैसे रहने वाली है। और कार्य द्रव्य जो घड़ा उसका उत्पन्न हुआ है वो अनित्य है, यानी वो उसका नाश हो सकता है। समझो हमने अच्छे से हैंडल नहीं किया तो वो घड़ा फूट जाता है, तो इसलिए वो अनित्य है। इसलिए जो बनता है, जो कार्य है, वो अनित्य है, उसका नाश आज न कल होने ही वाला है, और वो परिवर्तित होता है कारण में। इसीलिए कारण द्रव्य जो है वो नित्य है या वो अविनाशी है। नित्य का मतलब आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, कल भी था। ठीक आहे, इस पद्धतीचे नित्य, सदा सदैव. मराठीमध्ये सांगायचं तर कारण द्रव्य ही अविनाशी असतात, अमर असतात असं म्हटलं तरी चालेल, आणि कार्यद्रव्य जी आहेत ही अनित्य म्हणजे नाशवंत असतात. ठीक है। तो जैसे सृष्टि की उत्पत्ति वैशेषिक दर्शनकार परमाणुओं से होती है, द्वैनुक त्रणुक हमने देखा इस पद्धति से, तो ये जो परमाणु है वो कारण है, और उनमें से जो सृष्टि बनेगी, जैसे पृथ्वी महाभूत, आप महाभूत बनेगा, तो वो कार्य है। तो उसका नाश जब होता है तो त्रेनुक से द्वैनुक, द्वनुक से परमाणु होता है, यानी कारण द्रव्यों में ही परिवर्तित हो जाते हैं फिर वो, इसीलिए वो अविनाशी है, नित्य है। उनकी संख्या 9 है। ये 9 द्रव्य होते हैं कारण द्रव्य, और कार्य द्रव्य कितने हैं? असंख्य, इनफाइनाइट। उनके हम कितने परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस कारण द्रव्यों में से वो बनेंगे, ये हम गणना नहीं कर सकते। फिर भी शास्त्र के लिए हमने उसके कुछ वर्ग यहाँ पे आपके टेबल में दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। कारण द्रव्य मुख्य उसके दो प्रकार होते हैं, मूर्त और अमूर्त। ये दो मुख्य प्रकार उसके हैं। मूर्त यानी जो हमें, जिसके परमाणु होते हैं, वैशेषिक दर्शन का मूर्त माने दिखने वाले और अमूर्त माने न दिखने वाले, ऐसा नहीं है उसका मतलब। वैशेषिक दर्शनकारों की ये तालिका या क्लासिफिकेशन आपके सामने मुख्यतः है, एक्चुअल कंबाइन है, फिर भी थोड़ा सा वैशेषिक दर्शन के ऊपर ज्यादा झुकाव है इस तालिका का। मूर्त यानी जिसके परमाणु, परमाणुओं से जो बनता है या जिसके परमाणु होते हैं, बनता है तो कार्य द्रव्य बनता है। कारण द्रव्य यानी जिसके परमाणु होते हैं। पृथ्वी के परमाणु होते हैं, जल या आप महाभूत के परमाणु होते हैं, तेज के परमाणु होते हैं, वायु महाभूत के परमाणु होते हैं। इवन दो वैशेषिक दर्शनकार बताते हैं मन जो है, माइंड, उसके भी परमाणु होते हैं।
और अमूर्त 4 द्रव्य बताते हैं वो जिसके परमाणु नहीं होते, वो है काल, दिशा, आत्मा और 5वां महाभूत कौन सा है? आकाश। तो ये 4 है। आपको कारण द्रव्य ऐसा भी ऐसे क्यों आ सकता है, या फिर मूर्त द्रव्य, इतना ही पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप ये तालिका अच्छे से ध्यान में, सेंद्रीय द्रव्य या कार्य द्रव्य प्रकार, इस पद्धति से पूछा जा सकता है। इसलिए आज का लेक्चर जो है, हर एक उसका पॉइंट जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से। तो कार्य द्रव्य के फिर 2 मुख्य प्रकार पड़ते हैं, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, निरिंद्रियम अचेतनम, चरकसूत्र स्थान प्रथम अध्याय। यानी सजीव और निर्जीव। सजीव के या चेतन तत्व जिसमें है, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो चेतन में भी 2 प्रकार है, अंतश्चेतन, बहिश्चेतन। यानी मुख्यतः जिसे हम हर्ब्स कहते हैं या प्लांट्स कहते हैं, वो इसमें अंतश्चेतन में आएंगे। और बहिरंतश्चेतन यानी मुख्यतः प्राणी इसमें आते हैं, जो हिलडुल भी सकते हैं लेकिन उसमें चेतना भी होती है। ये वनस्पतियां कैसे होती हैं, जिनमें चेतना होती है लेकिन वो व्यक्त नहीं होती, इसलिए उसको अंतश्चेतन कहा है, अंदर ही चेतना है उसकी। और निरिंद्रिय द्रव्य का वर्गीकरण है खनिज, जो नैसर्गिक पद्धति से नेचुरल जो हमें मिलते हैं वो, और बनाए हुए, जैसे कोई अलॉय हम बनाते हैं कृत्रिम, ठीक है, तो ये मैनमेड। तो ये इनको हम थोड़ा सा और दृष्टिगोचर करेंगे। मूर्त द्रव्य जैसे हमने देखा, उनका क्रिया और परिणाम जो है वो होके फिर उसमें से कार्य द्रव्य बनते। मन का परिमाण जो है वो कितना है? अणु है, अणु परिमाण बताए, चरकाचार्य भी बताते हैं। तो यानी बहुत, इसीलिए उसके परमाणु बताए, इसलिए मूर्त द्रव्यों में गणना की जाती है। अमूर्त द्रव्य आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये जो है वो बहुत व्यापी या विभू का अर्थ होता है व्यापक, जिसको मोजमाप अपन करू शकत नहीं, जिसकी मोजदाद हम नहीं कर सकते। तो ये मूर्त और अमूर्त मुख्य वर्गीकरण हुआ, जिसका कारण द्रव्यों में आपको समझना जरूरी है। वो 9 है, 5 + 4। अब कारण द्रव्यों में 9 कौन से हैं उसकी गणना करेंगे। पृथ्वी अप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। तो कारण में से कार्य बनता है, कारण पदार्थों में से कार्य पदार्थ बनेंगे, इसीलिए कारण द्रव्यों की हम चर्चा भी कर रहे हैं। सबसे पहले वो क्या है, समझने के लिए बहुत आसान भाषा में यहाँ पे आप समझ लीजिए। ये जो कंसाइज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया है, पंच महाभूत, तो संख्या हो गई 5, और मन, आत्मा, काल, दिशा, ये हो गए 4। तो 5 तो हमें वैसे ही पता होते हैं, आपको 4 को सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मूर्त और अमूर्त ये वर्गीकरण भी हमने देखा। चरकाचार्य की ये व्याख्या, तर्क संग्रह की पृथ्वी अप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव, ये व्याख्या आप कंठस्थ कर दीजिए। एक्चुअल व्याख्या नहीं है, ये गणना है कौन से 9 द्रव्य है। और चरकाचार्य बहुत कंसाइज बताते हैं, वो वही 9 द्रव्य बता रहे हैं, लेकिन उनकी पद्धति देखिए। वो ख आदि, ख यानी आकाश, आकाश इत्यादि, ख आदिनी, यानी ये जो लंबा चौड़ा पृथ्वी व्यप तेजो वायवाकाश, यहां तक उन्होंने सिर्फ इन 3 शब्दों में, सॉरी 3 वर्णों में बता दिया, 3 अक्षरांमध्ये सांगितलं। ख आदिनी, ख आदिनी यानी आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी। अब पंचमहाभूत देखते हुए क्रम भी देखेंगे, कभी कभी आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी लिखते हैं, कभी कभी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश लिखते हैं। ये क्यों है, दृष्टिकोण का फर्क क्यों है? और फिर आगे ये 4 है, आत्मा, मन, काल, दिशा। ये क्या है? द्रव्य संग्रह, यानी ये 9 द्रव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे तर्क संग्रह तो नव एव, उसको निश्चितता बताते हैं। और एंड दिशा, यहाँ भी चरकाचार्य कंक्लूड करते हैं कि 9 ही द्रव्य है, ठीक है। तो ये हो गई कारण द्रव्यों की, हमने अभी चर्चा देखी कौन से 9 है। अब जाएंगे आगे, कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य का विभाजन यहाँ पे आप आसान शब्दों में देख सकते हैं। वो है चेतन और अचेतन, लिविंग, नॉन लिविंग। चेतन में अंतश्चेतन, बहिरंतश्चेतन, ठीक है, अचेतन बाद में देखेंगे। अब देखिए, मूर्त परमाणुओं का संयोग होने के बाद, यानी कारण द्रव्यों के संयोग के बाद कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले ये चेतन का जो अंतश्चेतन विभाजन है उसको देखेंगे हम पहले, ठीक है।
तो इन द्रव्यों को बाद में भी इस स्लाइड में आने वाले हैं, इसलिए इसको अभी मैं स्पष्ट नहीं। सबसे पहले ये अंतश्चेतन में जो वनस्पति बताया है, वानस्पत्य, औषध, विरुद्ध, इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसमें जम्बलिंग होता है। तो वनस्पति क्या है? तो they contain the hidden flowers and visible fruits such as ficus ग्रुप में जो होती है, जैसे अंजीर या फिग। इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये जो फल दिखता है और फूल जो है वो अंदर रहते हैं, इसीलिए उसको वनस्पति कहते हैं। वानस्पत्य यानी इसके आप फूल भी अच्छे से देख सकते हो, जैसे आम, और वो आपको फल भी अलग से दिखाई देता है आगे जाके। ये है अंतश्चेतन द्रव्य। तीसरा है, हम समझेंगे, तीसरा द्रव्य ये अंतश्चेतन है विरुद्ध, अपोजिट, इस अर्थ में नहीं है वो, ये विरुद्ध है। ध को द नहीं जोड़ा है, यहाँ पे जोड़ाक्षर नहीं है, तो विरुद्ध। दे आर द क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स सच एज गुडुची। तो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया या जिसे गुडुची कहते हैं, वो बेला होती है, वो दूसरे के आधार से जैसे वृक्ष के ऊपर चढ़ रही है, ऐसा होता है। आगे है चौथा, दिस इज औषधि या औषध। तो औषध क्या है कि वो तैयार होने के बाद, क्रॉप तैयार होने के बाद, जैसे व्हीट या गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये क्या होता है, ये ग्रो होता है, उसका फल हम ले लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, और फिर वो पूरी की पूरी वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, औषधि। ये अंतश्चेतन का वर्गीकरण है। ये बहिरंतश्चेतन का वर्गीकरण के चित्र आपके सामने है, तो इसको जानेंगे बहिरंतश्चेतन को। सबसे पहले जरायु, यानी जिनका प्लासेंटल ओरिजिन रहता है, जैसे मानव प्राणी, सस्तन प्राणी, प्लासेंटा जिसको होता है उसको जरायुज कहते हैं। उसके बाद है दूसरा अंडज, यानी अंडों में से जो तैयार होता है, जैसे ये देखिए, ये मुर्गी का बच्चा है जिसे हम चिक कहते हैं, वो बाहर आ रहा है, अंडज। तो ये सभी पक्षी जो है वो अंडज कहे जाएंगे। स्वेदज यानी स्वेद पोषण करता है जिनका, जैसे लाइस, मराठी मध्ये उवा म्हणतो आपण, तो आयुर्वेद में उसको यूका या लिक्षा कहते हैं, उवा और लिखा मराठी मध्ये। तो वो स्वेद जहां होता है, स्वेटिंग जहां होता है, वहां पनपते हैं। चौथा है उद्भिज, यानी जो सॉइल को भेद के बाहर आते हैं, जैसे फ्रॉग और इंद्रगोप। तो इंद्रगोप क्या है, एक इंसेक्ट है जिसमें ये आपको, आप जो रूरल एरिया में रहते हैं, अभी अभी अगर बारिश जब शुरुआत होगी जून के पहले महीने में, तब ये जमीन में से निकल के आते हैं, बहुत वेलवेट कलर के और सुंदर अट्रैक्टिव रहते हैं ये कीड़े, इंसेक्ट्स। ये इंद्रगोप, ये रक्त को भी उपमा दी है, आप रचना शरीर में देखने वाले हो, क्रिया शरीर में देखने हो। तो ये बहिरंतश्चेतन का चौथा ग्रुप है। इस प्रकार से कार्य द्रव्य जो है वो अंतश्चेतन और बहिरंतश्चेतन हमने देखे। अचेतन को देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वो प्राकृतिक, जैसे खनिज मिलते हैं, कॉपर का अलॉय मिलता है हमें, जिसे ताप्य कहते हैं, और कृत्रिम, जैसे आप ब्रॉन्ज बनाते हो, तो ब्रॉन्ज नेचुरली तो अवेलेबल नहीं होता, वो हमने बनाया हुआ है, या फिर ऐसे हमने जानना चाहिए। तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर इसके वर्गीकरण देखें, ये हमारी 40 मिनट की लिंक अभी खत्म होगी, इसको हम प्रश्नोत्तर के लिए दोबारा जोड़ेंगे अगर बीच में खत्म होती है तो, ठीक है। तो इसको हमने जानेंगे। ये सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, ये हमने पहले देखा, सेंद्रिय और निरिंद्र। चरक सूत्र स्थान में ये वर्गीकरण आता है। चरक सूत्र स्थान में खादिनी आत्मा दिशक कालो मनश्च द्रव्य संग्रह,